नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो हम 12वीं की आरोह बुक पढ़ रहे थे। ठीक है, गद्य भाग हम कंप्लीट कर चुके हैं और काव्य खंड में हम 5 कवि पढ़ चुके थे। आज 6वें कवि से हम क्लास शुरू करेंगे। फटाफट इनकी जो मेन रचनाएं हैं वो देख लेते हैं, ताकि आपको पेपर में ये ना लगे कि ये रचना हमने देखी ही नहीं है। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। इनकी जो प्रकाशित रचनाएं हैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी हूँ मैं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन। ठीक है, इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला हुआ है, कवयित्री सम्मान मिला है और सन 1993 में अहमदाबाद में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद इनकी ये पंक्ति याद रखना, तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। ठीक है, ये पंक्तियां कई बार पूछ ली जाती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद खुद को उर्दू और हिंदी का दुआब मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी और मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियतर की है। ठीक है, जी बस आपने ध्यान रखना है कि ये किसके बारे में ये बात हो रही है। इसके अलावा विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। ठीक है, तो इनको एक बिंबधर्मी कवि कहा गया है। वैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने तो अपना देखना है कि कुछ छूटे ना। ठीक है, उनकी यह बिंबधर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कुची की अद्भुत कशीदाकारी का माध्य रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। ठीक है, तो ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारा पार जाना चाहता हूँ। बस ये पंक्तियाँ थोड़ा सा ध्यान रखनी है। आगे इसमें इतना कुछ भी नहीं है। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंद कर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगुंजों से भी भरा होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करता है बल्कि सुनने और देखने को भी करता है। ठीक है, फिर प्रयोगवादी 1943 से प्रारंभ, ध्यान रखना है। कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। ठीक है, यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया। तो यहाँ पर बस प्रयोगवादी का आरंभ कब माना जाता है, यही चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद आगे इसमें इतना कुछ भी नहीं है। हमारे जो अगले कवि हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, तो इनको देख लीजिए। इनका जो जन्म है 1899 में महिषादल, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ। ठीक है, गांव गड़ा कोला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, रचनाएं पक्की याद करनी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं आपने बिल्कुल पक्के पक्के तौर पे याद करनी है। अनामिका, परिमल, गीतिका, वेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुता कविता संग्रह है। चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लेसुर, बकरीहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे। ठीक है, ये गद्य है। 8 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित है। तो समन्वय मतवाला पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, सन 1961 में इलाहाबाद में इनका निधन हो गया। इनकी जो ये पंक्तियाँ हैं, नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद रव, नव नव के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। ठीक है, तो इसमें जो वर्ड आए हैं उनका मीनिंग वगैरह सब कुछ आपने देख लेना है। कविता को नया स्वर देने वाले निराला शायावाद के ऐसे कवि हैं, तो ये शायावादी कवि हैं। ठीक है, ये बार बार चीज़ें आ रही हैं, इनको ध्यान रखना है। जो एक और कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं तो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी हैं। ठीक है, उनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए है कि वह किसी सीमा में बंद नहीं पाता। उनका यह निबंध और उदात्त काव्य व्यक्तित्व, कविता और जीवन में फांक नहीं रखता है, आपस में घुले मिले हैं।
उल्लास, शोक, राग, विराग, ये सारे विपरीत शब्द आ गए। उत्थान, पतन, अंधकार, प्रकाश, सजीव कोलाज है का, प्रकाश का। यहाँ साफ नहीं दिखाई दे रहा, पता नहीं क्या है, एक मिनट में बुक में देखती हूँ। सजीव कोलाज, अंधकार प्रकाश का सजीव कोलाज ही है, ठीक है। उनकी कविता है। जब वे मुक्त छंद की बात करते हैं तो केवल छंद रूढ़ियों आदि के बंधन को ही नहीं तोड़ते, बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रमित करते हैं, ठीक है। तो इतना इसमें आपने देख लेना है। उसके बाद विषयों और भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी निराला की कविता के कई रंग, एक तरफ तत्सम सामासिक पदावली और ध्वन्यात्मक बिंबों से युक्त राम की शक्ति पूजा और कठिन छंद साधना का प्रतिमान तुलसीदास हैं, तो दूसरी तरफ देशी टटके शब्दों का सौंदापन लिए कुकुरमुता, रानी और कानी, महंगू महंगा रहा, ये ऐसी कविताएं हैं। तो यहाँ जो कविताओं के नाम आए हैं ना, ये भी ध्यान रखना है आपने कि ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही कविताएं हैं, ठीक है। आगे हैं, धिक् जीवन को पाता ही आया विरोध कहने वाले निराला उत्कट आत्मशक्ति और अद्भुत जिजीविषा के कवि हैं, जो हार नहीं मानते और निराशा के क्षणों में शक्ति की मौलिक कल्पना कर शक्ति का साधन जुटाते हैं, ठीक है। तो आगे यहाँ पर बादल किसान के लिए उल्लास एवं निर्माण का, तो मजदूर के लिए संदर्भ में क्रांति एवं बदलाव का अग्रदूत है। तो ये पंक्ति आपने याद रखनी है कि किस किस का प्रतीक है, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। आगे है, बादल राग कविता अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। मेन पॉइंट आपने यही नोट करना है कि जो बादल राग कविता है अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ उसका 6ठा खंड लिया गया है, तो कौन सा खंड है? 6ठा, ठीक है। 6 खंडों में प्रकाशित है। किसमें प्रकाशित है? अनामिका में। लघु मानव आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहा है, क्योंकि विप्लव रब से छोटे ही है शोभा पाते। किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण की राग के रूप में पुकार रही हैं। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है, ये अपने याद रखना है। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। इस अर्थ में भी छोटे को देखा जा सकता है। अटालिका नहीं है रे में भी वंचितों की पक्षधरता का अनुगूंज स्पष्ट है, ठीक है। बादल के अंग अंग में बिजलियां सोई हैं, वज्रपात से उनके शरीर आहत भी हो तो भी हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिरकर उठते हैं गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। ये बादल दरअसल वीरों का एक प्रमत्त दल दिखाई देते हैं। चूंकि ये विप्लव के बादल हैं, इसलिए गर्जन तर्जन अमोघ है। तो बस इसमें इतनी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। धरती के भीतर सोए अंकुर नवजीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, ठीक है। समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। यह इकलौता बिंब इतना विराट और व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व उसमें उमड़ता गुमड़ता दिखाई देता है। इसीलिए बादल राग एक और जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, तो दूसरी ओर उस भैरव संगीत का जो नवनिर्माण का कारण बनता है। तो बस इतना चीज़ें ही आपने इसमें याद रखनी है। आगे है तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं सबसे पहले आपने याद रखनी है। रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, ठीक है। विनय पत्रिका, रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, ठीक है। तो इसके बाद हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद कहीं सुजाना, ये पंक्तियाँ आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी है। यही पंक्तियाँ देके पूछ ली जाती है, क्योंकि पहले भी एनसीईआरटी से बहुत पेपर आता था, लेकिन अब तो स्पेशल नोट्स आया है कि एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी में से सिलेबस होगा। तो आपने हर एक चीज़ को ध्यान से देखना है। आपको बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा, ज़्यादा चीज़ें आपको इन्हीं बुक्स में से ही मिलेंगी।
तो इसके बाद है भक्ति काल की सगुण काव्यधारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वर्ण काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा में सर्जन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा अवधि व ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और बुना है। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व है। इसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की और वे झुके हैं, तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर झुके हैं, ठीक है। शास्त्रीयता को लोकग्राहा तथा लोकगृहित को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके जहाँ चलती है। आगे इतना कुछ नहीं है इसमें। गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त स्वंद की मर्यादा पर आदर्शीकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि हैं। तो ये लाइन आपने याद रखनी है। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट्य कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांगरूपक के क्षेत्र में तुलसीदास की है। तो ये पंक्ति यहाँ से आपने देख लेनी है। उसके बाद विविध विषमताओं से ग्रस्त कालिदास तुलसी का युगीन यथार्थ है, जिसमें कृपालु प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। जुग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उसमें गहरा बोध है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के 2 कवित और 1 सवया इसके प्रमाण स्वरूप हैं। पहले छंद किसवीं किसान में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों पर का आधार पेट की आग है, का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम के कृपा जल में देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली, यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, ठीक है। उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली, यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली, साथ ही जीवन वाह आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली है। दूसरे छंद में खेती न किसान में प्रकृति और शासन की विषमता में उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण करते हुए उसे दशानन से उपमित करते हैं। तो ये आपने अच्छे से देख लेना है कि कौन से छंद में क्या है। तीसरे छंद में धूत कहो में भक्ति की गहनता, और ये तो पूछा जा चुका है। ये छंद धूत कहो में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विवेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मकता भूमिका का संकेत यहाँ है। तो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में इसकी अधिक प्रासंगिक है, ठीक है। रामचरितमानस के लंका कांड से गृहीत लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। तो जो रामचरित मानस के ये लंका कांड से लिया गया है, ठीक है। लक्ष्मण मूर्छा वाला जो छंद है, ठीक है। उसके बाद यह प्रसंग ईश्वरीय राम की पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, जिससे पाठक, इसमें आगे कुछ भी नहीं था। आगे है फिराक गोरखपुरी। तो इनका जो मूल नाम है रघुपति सहाय फिराक। कोई चीज़ें इसमें स्पष्ट नहीं है, तो बुक साथ में मुझे आज खोलनी पड़ रही है, ठीक है। तो इसमें इनकी जो रचनाएं हैं, शिक्षा के बारे में बताया हुआ पहले रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत, बाद की शिक्षा अरबी फारसी अंग्रेजी में, 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित, पर स्वराज्य आंदोलन के लिए 1918 में पद त्याग, 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल, ये सारी सम्मान मिला गुले नगमा पे, ठीक है। याद रखना है गुले नगमा पे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है इनको।
आगे इनकी पंक्तियाँ, अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गजल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। तो इसमें ज़्यादा इनके बारे में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिराक की रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। मुझे चांद चाहिए मयारी, मैं चंद्र खिलौना ले हूँ, जैसे बिंब आज भी उन बच्चों के लिए ठीक है, उन बच्चों के लिए मन लुभावना खिलौना है। तो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते, छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़नी हो तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। ठीक है, तो आगे अगर कुछ आपको मिला तो नोट कर लेना। हमारे जो लास्ट हैं कवि 12वीं की बुक के, तो वो हैं उमा शंकर जोशी। इनकी रचनाएं एक बार ध्यान से देख लेना। विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ पूछी जा चुकी है। ठीक है, कई बार हमें कभी इतने पॉपुलर से नहीं होते, उनकी ही रचनाएं पूछ ली जाती हैं। प्राचीना, आतिथ्य, बसंत वर्षा, प्रस्थान, अविज्ञा एकांकी है। सापना भारा, शहीद कहानी है। श्रावणी मेणो, विसानो उपन्यास है। पार कांजण्या निबंध है। गोष्ठी, उगाड़ी वारी, क्लांत कवि। तो ये सारे के सारे संपादन है, इस प्रकार से नज़र से निकाल देना। आगे, तंग आ गया हूँ बड़ों की अल्पता से, जी रहा हूँ देख कर छोटों की बड़ाई। 20वीं सदी की गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमा शंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। कालिदास के अभिज्ञान, शाकुंतलम और भभूति के उत्तर रामचरित का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया। ऐसे अनुवादी गुजराती साहित्य की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने वाले हैं। बतौर कवि उमा शंकर जी ने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख लेना इसमें। यहाँ प्रस्तुत कविता छोटा मेरा खेत खेती के रूप में कवि क्रम के हर चरण को बांधने की कोशिश के रूप में पढ़ी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें भी इतना कुछ नहीं है। आगे, कागज़ का पन्ना जिस पर रचना शब्दबद्ध होती, कवि को एक चकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधड़ अश्य भावात्मक आंधी से होगा कि इसका मतलब है के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। यह बीज रचना, विचार और व्यक्ति का हो सकता है। यह मूल रूप कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं विगलित हो जाता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण कर लेती है। इतना कुछ नहीं है। बगुलों के पंख कविता एक सुंदर दृश्य की कविता है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियाँ अपनाई हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेना। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मैंने अपनी तरफ से आपके सामने तो सब कुछ निकाल दिया है। अब आपने देखना है कि आप कितना याद रख पाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक वगैरह कर दिया करो, थोड़ा सा इससे फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि आपको पता ही, आप भी आपके सामने इतने स्टूडेंट अभी तक जुड़े नहीं हैं। आप भी अगर क्लास कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि जल्दी जल्दी किसी के सामने नहीं जाती वीडियो। जैसे मैं करवा रही हूँ, कई बच्चे बेचारे दूसरे चैनल पर बोल रहे हैं हिंदी के लिए, तो इस प्रकार से थोड़ा आप किसी को शेयर वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई मुश्किल कुछ भी नहीं होता। आपने अपनी मेहनत इतनी की है, अब भी कर रहे हो, अभी भी कुछ दिन बाकी है, आप और मेहनत कर सकते हो। जितने दिन बाकी है उसको आप डबल ट्रिपल करके अपनी यानी कि अपना पेपर क्वालिफाई करो। क्योंकि आपको पता ही है कि फॉर्म लेट हो गए हैं पीजीटी वालों के लिए, और शायद इसकी लास्ट डेट भी पहले 12 दिसंबर बता रखी थी, अब शायद 27 पता नहीं 25 दिसंबर कह रहे हैं। एक्सटेंड भी हो सकती है। तो आपके सामने तो बहुत बड़ा मोटिवेशन है, आप अच्छे से तैयारी करो और अपना पेपर क्वालिफाई करो, ताकि आप जल्दी जल्दी पीजीटी के फॉर्म भी भर दो और फिर स्क्रीनिंग की तैयारी में लग जाओ। हम सब साथ मिल के करेंगे। ठीक है, तो
क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि ये मुश्किल है, ऐसा नहीं होता, तो नहीं होती चीज़ें, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि हारते हम तब हैं जब हार मान लेते हैं, जीतते हम तब हैं जब जीतने की ठान लेते हैं और जीतने की जिद को अपने अंदर पाल लेते हैं। तो अपने अंदर उस जीत की जिद को, जीतने की जिद को पालो, तब आप अवश्य जीतोगे। तो मेरा जो दुआ है वो आपके साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब